बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स या फिर डाटा। देखिए रेक्टेंगुलर का मतलब ये जो अरेंजमेंट होगा, एरे मतलब होता है अरेंजमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स या डाटा का अरेंजमेंट करेंगे और वो अरेंजमेंट जो होगा वो एक रेक्टेंगुलर की शेप में होगा। रेक्टेंगल की क्या होगा, शेप में होगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं, पहले का नाम है सोनू, दूसरे का राजू और थर्ड का ले लेते हैं सोहन। अब इन्होंने कुछ पेन, पेंसिल और कॉपी खरीदी है। सही है। सोनू ने मान लीजिए 10 तो पेन खरीदे हैं, 8 पेंसिल्स खरीदी हैं और 9 कॉपीज खरीदी हैं। सिमिलरली राजू ने 20 पेन, 18 पेंसिल्स और कॉपी 17 और सोहन ने 15 पेन, 10 पेंसिल और 18 कॉपी खरीदी है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें ना इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस डाटा से लेना देना है। तो ये जो डाटा हम अरेंज कर रहे हैं, इसे डाटा बोल लो या एलिमेंट बोल लो, एक ही बात है। वो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। क्लियर है। वो अलग बात है, इसमें 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, तो इसे आप स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो स्क्वायर जो होता है वो भी क्या होती है, एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप ही होती है, बस उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। सही। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर, मतलब जिसकी शेप रेक्टेंगल की तरह होगी। एरे मतलब अरेंजमेंट। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट्स का या फिर डाटा का। क्लियर है। अच्छा, तो हम इसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं और इसको हटा देते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। देखिए ये तो आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। क्लियर है। फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है वो क्या है, 10, 8 एंड 9। सेकंड के 20, 18 और 17। थर्ड के 15, 10 और 18। और ये इसके 3 कॉलम है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें 3 तो रोज है और 3 ही क्या है, कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगी, रो, और जो वर्टिकल होगा वो क्या होगा, कॉलम। ज़्यादा क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आता है जो पोजीशनिंग होगी एलिमेंट की, वो हम कैसे करते हैं। जैसे कोई कहता है इसकी पोजीशन बताओ, तो आप देखिए रो और कॉलम का ट्रांसेक्शन वो देख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो, R1 और C1। सही। तो इसका मतलब ये जो होगा फर्स्ट रो का, सही, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशनिंग क्या ऐसे लिखेंगे हम, A11 लिखेंगे। पहले तो लिखते हैं रो की पोजीशन और फिर लिखते हैं कॉलम की, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। अच्छा, अगर कोई कहता है इसको बताइए, तो यहाँ पे देखिए रो और कॉलम का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सी रो कौन सी कॉलम का है, सेकंड रो और थर्ड। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, A23, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम। क्लियर है। अच्छा, कोई ये कहता है कि इसको बताइए, तो इसका ही देखिए किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, C3 और R3 का, तो ये क्या हो जाएगा, A33। तो A11 क्या है बताइए, 10, A23 कितना है बताओ, 17 और A33 कितना है, 18। क्लियर है। तो इसकी क्वेश्चनिंग तो कर लोगे आप लोग, ये नोट करने तो कर लीजिए आप लोग। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, इन दोनों से हम बनाते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। ये जो मैट्रिक्स है ये इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। अब देखिए इसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। जितनी भी रो मैट्रिक्स होगी उसमें सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम की कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए और उसके एलिमेंट्स मैंने इस तरह से ले लिए। इसमें देखिए कितनी रो है, सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रो मैट्रिक्स का। दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो। मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूँ बी और इसके एलिमेंट्स ले लिए -1, 10 और 80। अब इसे देखिए इसमें रोज कितनी है, 3, मगर कॉलम कितना है, 1 ही है। तो इसका ऑर्डर क्या लिखूंगा मैं, 3/1। ऑर्डर को हम क्या करते हैं, हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं। नेक्स्ट आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया सी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, इसका ऑर्डर बताओ सी क्या होगा। हाँ 2/2 होगा। इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। हाँ जी प्रज्ञान ये बताओ, इसमें एक ही एलिमेंट है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सर, क्योंकि रो तो एक ही है और कॉलम भी एक ही है। हाँ तो अब देखो इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। ऐसे आप 3/3 की भी बना सकते हो जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 होते हैं ना, मगर हम जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही डायगोनल होता है। ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं डायगोनल। इसको हम डायगोनल नहीं देते हैं, सही। उसका रीजन आपको पता लग जाएगा। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका रिलेशन आप जब मल्टीप्लिकेशन सीखोगे तो पता लग जाएगा कि इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट हो सकता है। ये अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग कर दूं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी, सही। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ये ध्यान रखें। क्लियर है। जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें
सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ज़्यादा क्लियर है? और एक चीज़ और, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। आप ये मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स की मॉडिफिकेशन है, ये मान लीजिए आप। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। कैसा मॉडिफिकेशन? इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ये सारे के सारे सेम होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -1 लिखा हूँ तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ तो ये सारी 10 होंगी। क्लियर है? अच्छा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसकी आपको ओरल पता लग जाएगी। मान लीजिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स जो है ना 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 7 7 लिखा है। अब इसको अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स होगी उसके हर एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? या मल्टीप्लिकेशन भी सीखोगे। मान लीजिए ये S है, इसको मैं जो है इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, ये सारे 10 टाइम्स हो जाएंगे। मान लीजिए इससे कर रहा हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। वो जब आप मल्टीप्लाई करना सीखोगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, इसमें पर ध्यान रखना आप लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होती है। इसी की मॉडिफिकेशन ये है, सही, और इसकी मॉडिफिकेशन ये है, मगर हम इसको ना पढ़ते अलग अलग हैं। जैसे पैरेललोग्राम की मॉडिफिकेशन होती है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, उसको तो उसके अंदर ही पढ़ते हैं ना, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग ही कंसीडर करके चलते हैं। मगर ये पॉसिबल किस पे है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट आता है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इनका ना कोई भी सिंबल नहीं दे रखा बुक में। इनमें से किसी मैट्रिक्स का कोई सिंबल आपकी बुक में नहीं दे रखा है, तो आप इसका जो मर्जी नाम यूज कर सकते हो। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, इसका सिंबल आप आई ही लिखोगे जब तक वो ना गए कि ये पर्टिकुलर सिंबल यूज करो। इसका सिंबल क्या होता है, आई ही होता है। इसमें क्या होगा, इसके सारे के सारे जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। और ये भी किसमें पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। तो ये तीनों क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही मॉडिफिकेशन है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे 1 होता है ना, 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आंसर आएगा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। इसके लिए हम कैपिटल O यूज करते हैं। जीरो मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, हम कैपिटल O यूज करते हैं। क्लियर? तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसका और इनका, इन दोनों मैट्रिक्स के अपने सिंबल है, बाकी किसी के कोई सिंबल नहीं है, तो आप जो मर्जी यूज कर लो। क्लियर? तो हाँ जी, सर अगर हमें डाटा दे रखा होता है कि
किसी ने ये सामान खरीदा, मतलब 13 पेन्स खरीदे, 21 पेंसिल्स खरीदी, और सेकंड वाले ने भी इतना ही खरीदा, और अगर जीरो मैट्रिक्स है वो, तो दोनों ने जीरो जीरो कुछ भी नहीं खरीदा, तो सिचुएशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, ये वाली कंडीशन जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मगर ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे ना वो आपको, सही है। वो क्वेश्चन देंगे जिसकी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या एडिशन कर सकते हो, क्लियर है। जो एग्जिस्ट नहीं करती ना वो इसमें नहीं बनती। इसमें होता क्या है बच्चों, आप जो डेली लाइफ में चीज़ें खरीदते हो बेचते हो, उसको हम क्या करते हैं कंप्यूटर की फॉर्म में क्या करते हैं, मैट्रिक्स और कॉलम, मैट्रिक्स फॉर्म करके उसी मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालते हैं, सही। जैसे वेक्टर्स होता है, वेक्टर्स क्या करता है फिजिक्स में, जो फोर्सेस वगैरह होती है, सही है, उसका प्रोडक्ट वगैरह स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। ऐसे ही जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पढ़ोगे आप, डिटरमिनेंट पढ़ोगे, इनका अपना कोई लॉजिक नहीं है। ये क्या करते हैं, दूसरों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट तो आपने पढ़ लिया होगा ना, फिजिक्स में पढ़ा आपने डिटरमिनेंट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में वो पैरेलल लाइन लगा के नहीं बनाते आप, चलो ये वाई में बता दूंगा आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये बनता है, आपको एक मैट्रिक्स दी होगी ए, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है मैट्रिक्स का। इसमें पूछेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ जी प्रज्ञा बताओ क्या होगी। हाँ 3/3। सेकेंड वो पूछ लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A32, A31, A13, A23, A21, A12, इस तरीके से जो है आपसे वैल्यू पूछ लेंगे, सही है। ये बताओ A32 क्या होगा शिवी। 32 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो थर्ड रो में होगा ना, और सेकंड कॉलम 9 सही है। A31 हाँ 10, A13, A23, A21, A12, क्लियर है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है, वो बनता है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स such that Aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर, सही। इसमें उन्होंने कहा आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, और उसमें जो आप एलिमेंट निकालोगे वो इस फॉर्मूले से निकलेंगे, सही। तो पहले हम क्या करते हैं, रफ मैट्रिक्स बना लेते हैं 2x2 की। तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो A11 होगा, दूसरा A12, नेक्स्ट A21 और नेक्स्ट A22। ये तो होगी जब आप जनरल मैट्रिक्स बनाओगे। अब हमें क्या करना है, A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें फार्मूला दे रखा है। फार्मूला क्या दे रखा है, Aij इज इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर। तो अगर हमें A11 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लो। तो I की जगह क्या है 1, j की जगह क्या है 1, यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ गया 4। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, A12 निकाल लेते हैं पहले। तो I की जगह क्या आएगा 1, j की जगह आएगा, सही। और A21 कंपेयर कर लो, 2 + 1 का होल स्क्वायर,
और A22 कंपेयर कर लो I2 और J2, तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ फिर हम लिख देंगे कितना है 4, 9, 9 और 60। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी की तरह है। उसमें उन्होंने कहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3x3 कर लेते हैं। 3x3 मैट्रिक्स सच दैट Aij जो होगा वो किसके बराबर होगा, I प्लस जे के बराबर होगा इफ I इज ग्रेटर देन J। 0 के बराबर होगा अगर I J के बराबर हो तो, और I माइनस जे के बराबर होगा अगर I लेस देन हो J से। सही, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अब इसे हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x3 की एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। वो क्या होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? अब हमें ये देखना है किस एलिमेंट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप टारगेट करो बारी बारी, सही है? पहले भी इस फॉर्मूले को टारगेट करते हैं। जो पहले पोजीशन दी है वो किसकी है, रो की है। बाद में जो दी है वो किसकी है, कॉलम की। तो इसमें जो है रो की पोजीशन बड़ी होनी चाहिए कॉलम से, सही। तो देखो किस किस में, इसमें तो खैर बराबर है, इसमें रो की पोजीशन छोटी है ना, इसमें भी छोटी है। ये देखो बढ़िया ना, इसमें तो पहला वाला एलिमेंट जो है बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से। तो हाँ, इन तीन में लगेगा ये फॉर्मूला, सही। तो अगर आपको A21 निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा इसका, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, A31, सही है। I कितना है 3, J कितना है 1, A32, I कितना है 3, J कितना है 2। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको टारगेट करते हैं जहाँ पर I और J इक्वल हो, मतलब रो और कॉलम की पोजीशन सेम हो। तो उसके लिए देखिए यहाँ भी इक्वल है ना तीनों में, इसको तो सीधा लिख दूँ, A11, A22, A33, ये किसके बराबर होगा 0। अब बच गई है, यहाँ पर I जो है वो लेस देन होना चाहिए J से, मतलब जो कॉलम की पोजीशन है वो बड़ी होनी चाहिए। तो इसको देखिए, इन तीनों में कॉलम की पोजीशन क्या है, बड़ी है। तो A12 का क्या फॉर्मूला होगा, 1 - 2 ना, कंपेयर करके वैल्यू पुट कर देंगे। और नेक्स्ट क्या है देखो, 13 क्या आएगा 1 - 3, फिर A23 क्या आएगा 2 - 3। क्लियर है? अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख दीजिए और नीचे ऑर्डर रूल लिख देना। जब भी हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप ऑर्डर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली कोई लिखता भी नहीं है। अगर वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट करो मैट्रिक्स तो आपको ऑर्डर जरूर लिखना होता है, वैसे किसी भी क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं होती।
अब देखिए एक्सरसाइज पे आ जाइए आप 3.1। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, सही। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, आपसे पूछा है उसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो ऑर्डर क्या नजर आ रहा है बताइए, 3/4 है ना। यस सर। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो गिन लो, सही काउंट कर लो, या 3/4 है तो 3 × 4 कितना होता है 12, ऐसे कर लो। और थर्ड तो आप खुद कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। इन्होंने कहा आपको एक मैट्रिक्स दे रखे हैं, उसके 24 एलिमेंट्स है उसमें, तो उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 24 का क्या आ जाएगा, 24 बन जा, एक तो ये ऑर्डर हो सकता है। दूसरा 12 2 जा, सिंपली फैक्टर कर लो, 8 3 जा, 4 6 जा। क्लियर है। अच्छा इसको रिवर्स कर लो, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 6 × 4। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, 24 रोज 1 कॉलम, इसका मतलब 1 रो 24 कॉलम। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है जिसके 24 एलिमेंट्स हो मैट्रिक्स के। अच्छा नेक्स्ट में है अगर 13 है किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। इसके फैक्टर कर लो, 1 × 13 और 13 × 1। इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हैं, जबकि इसके कितने थे 8। क्लियर है इसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, फोर्थ और फिफ्थ तो कर लोगे आप लोग, इजी है तो काफी। अब देखो सिक्स में देखिए 6 में ना कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, मान लीजिए आपको 2 मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी, सही। अब हमें चेक करके बता रहा है ये इक्वल है या नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लीजिए, ये a11 है, ये a11 है, तो इक्वल है ना। इसका a11 इसके a11 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसका a12 इसके a12 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसका a21 इसके a21 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसका a22 इसके a22 के क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा। क्लियर है। तो इस केस में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अच्छा मान लो मैं ये करना चाहूँ तो बताइए अब होगी इक्वल। हाँ अब नहीं होगी, क्यों, ये 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो चलो दिख रहे हैं सेम है, मगर ये 2 नहीं है, सही। इवन आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ 5 कर लो, यहाँ भी 5 कर लो, अगर ये दोनों भी इक्वल नहीं है तब भी क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगी। सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है। हाँ जी प्रज्ञान ये बताओ, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर 2/3 है और दूसरी 3/2, क्या इक्वल हो सकती है, नहीं। हाँ ऑर्डर सेम होना जरूरी है, सही है। अगर मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है तो उसका मतलब ऑर्डर भी क्या होगा, उस केस में सेम ही होगा। डिफरेंट ऑर्डर वाली मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, तो ये तो आप खुद कर लेंगे, इजी है। 7th भी खुद कर लेंगे। कंपेयर करके आप क्या करोगे, ए और बी में 2 रिलेशन बन जाएंगे, उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर ए और बी निकाल लेना है। क्लियर है? अब देखिए 8th में मैंने कहा है आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसको इन्होंने इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ये मैट्रिक्स का साइन है, ये उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही? ये किसका साइन है? मैट्रिक्स का। और ये उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका सिंबल है, और ये उसके ऑर्डर दे रखा है। अब वो कहते हैं अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n में रिलेशन बताओ क्या होगा। ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो डेट मीन्स यहाँ पर m और n दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन है? सी। अब देखिए 9th क्वेश्चन तो इजी है, फिर भी मैं करा देता हूँ। इसका तो बी आना चाहिए ना। हाँ बी है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो खुद ही कर लेंगे ना। देखिए इन्होंने कहा है आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सही है? हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है ताकि ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सही? तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स या बोथ मैट्रिसेस। तो ये तो इसके बराबर आएगा, तो x कितना आ गया, -7/3, और ये इसके बराबर आ गया। सही? यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है हमें। अब ये इसके बराबर होगा, ये मैच कर रहा है। क्लियर है? और ये इसके बराबर होगा। ये डिफरेंट आ रही है ना। सही? हमने कहेंगे दोनों मैट्रिसेस को इक्वल रख दिया। अब इससे चाहे x की वैल्यू 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए। सही? अगर 1 आती है तो वही आंसर है। अगर x की 2 वैल्यूज आ रही है तो दोनों सेम आनी चाहिए। x की कई बार 3 वैल्यूज भी आ जाती है तो वो तीनों सेम होनी चाहिए। सही? अब इसमें देखिए y की तो सेम आ रही है, x की अलग आ रही है ना, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो हम ये तो लिखे नहीं क्वेश्चन गलत है, हम क्या लिखेंगे, हाँ कि नॉट डिफाइंड है, मतलब ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। या तो क्लियर है? अच्छा मान लो x की 3 वैल्यूज आती, एक आती 6, दूसरी आती -6 और तीसरे से आता 6, तब होती क्या मैट्रिसेस इक्वल? तब भी नहीं होती। सही? या तो एक ही वैल्यू है x की और y की, सारी x सेम होनी चाहिए, सारी y सेम होनी चाहिए। एक आधा भी अगर अलग आ गया तो इसका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया होगा ना, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। आपको क्या करनी है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस बनानी है जितनी पॉसिबल है। सही? कंडीशन क्या है, उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। सही? तो पहले ऐसे ही मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ रफ में, A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31 A32 A33। क्लियर है? इसके लिए कितनी चॉइसेस है? इस एलिमेंट को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 2। इसको 2, इसको 2। ऐसे ही 9 के 9 एलिमेंट्स को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 की पावर 9। अब मुझे इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए हर एलिमेंट को भरना पड़ेगा ना, तो हर एक की चॉइस लिखकर उनको क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 9, दैट मीन्स 512। क्लियर है? तो अब देखिए जो सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है? 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। सही? डिवीजन ऑफ 2 मैट्रिसेस आपके कोर्स में नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या होती है। 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड if they have same order। अगर मान लीजिए 2 मैट्रिसेस आपको दे रखी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है तो उस केस में ना तो आप उनको ऐड कर सकते हो, ना ही उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी। अब इनका ऑर्डर सेम है ना, तो आप इनको इजीली जो है ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अच्छा मान लीजिए आप इनको ऐड कर रहे हो, तो ऐड कर आंसर क्या आएगा? आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो। 2 को किससे ऐड करेंगे? 7 से, 3 को 8 से, 4 को 6 से, 5 को 5 से। क्लियर है? अच्छा अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 - 7, 3 - 8, 4 - 6, 5 - 5। क्लियर है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो समझ आ गया ना 2 मैट्रिसेस का। अच्छा अब अगर मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, तो अब देखिए इनका ऑर्डर अलग है ना, तो ना तो आप इनको ऐड कर सकते हो ना इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम इसको ना ऐसे लिखते हैं, ये बहुत कम लिखने को आएगा कि भाई ए प्लस बी, ए और बी ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। वो आपसे ये पूछेंगे कि ए प्लस बी डिफाइंड है या नहीं है, तो आप नो लिख कर आओगे। सही? वो कहेंगे इफ ए इज दिस मच, बी इज दिस मच, देन फाइंड आउट वेदर ए प्लस बी इज डिफाइंड और नॉट। ऐसे पूछेंगे वो ये नहीं कहेंगे ए और बी ऐड हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो तो रेयर केस है पूछे, तो वो ऐसे पूछेंगे कि ए प्लस बी डिफाइंड है, आप लिख दोगे ऑर्डर अलग है इसलिए ए प्लस बी क्या है? डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली ए माइनस बी जो है वो भी डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? अच्छा ऐड सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब ऑर्डर सेम हो। और करने का तरीका क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो जैसे आपको दे रखा है। अगर a माइनस बी दिया है तो पहले एलिमेंट ए के आएंगे मैट्रिक्स के, सही है, और फिर आएंगे बी के। b माइनस ए दिया है तो पहले b के फिर a के लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा अब नेक्स्ट है
दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सही है। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ये, और एक मैट्रिक्स दे रखी है ये। आप इसका ऑर्डर लिख लीजिए। इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए? 2/3। इसका 3/2 है ना। अगर ये बीच वाले सेम है तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए से इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मतलब बी, देन ए बी इज डिफाइंड। तो ही ए बी जो है डिफाइंड है, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका तो कोई ना कोई ऑर्डर होगा ना। वो ऑर्डर आता है बाहर वालों से। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना ए और बी की, तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2/2 आएगा। वो क्या आएगा? 2/2। क्लियर है? तो दो मैट्रिसेस को आप कब मल्टीप्लाई कर सकते हो? जब उनमें पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर हो? दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। अच्छा, मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो कैसे निकालोगे? वो हमेशा बाहर वाले से होता है। मतलब पहले किसको लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड। सही? अच्छा, नॉर्मली बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये वाली ट्रिक याद रखना। अगर बीच वाले सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, और बाहर वालों से ऑर्डर आता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि आपको ना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं आता है। इसका यूज होता है 6-6 नंबर के क्वेश्चनों में, और गलती बच्चों से मल्टीप्लिकेशन में ही होती है। बाकी समय तो ओरली कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कई बार ध्यान नहीं रहता तो वो उल्टा सीधे मल्टीप्लाई कराते हैं। अब चलो इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं हम। हाँ जी, इसका ऑर्डर क्या बताइए? 2/3। जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट होंगे। अब ये वाला एलिमेंट हम कैसे लाते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी तो पकड़ते हैं पहली रो और इसका पकड़ते हैं फर्स्ट कॉलम। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर देते हैं। मतलब 1 को किससे करेंगे? 3 से 3, 2 को किससे करेंगे? 5 से 10, 3 को किससे करेंगे? 7 से 21। इनको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, तो उससे ये पहला एलिमेंट बनेगा। पहले की रो पकड़नी है, दूसरे का कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और फिर उनको ऐड करना है। उससे एक सिंगल एलिमेंट बनेगा किसका? ए बी का। चलो, अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? रो तो यही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, फिर वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर दो, उससे ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। कैसे? 1 को किससे करेंगे? 2 से, 2 को किससे करेंगे? 6 से, 3 को किससे करेंगे? 8 से। क्लियर है? अच्छा, आप देखो, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से भी कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर लिया, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, सॉरी फर्स्ट रो का काम खत्म। तो हमारी ये जो है फर्स्ट रो भी यहाँ पर बन गई। क्लियर है? अब आते हैं दूसरी रो पर, तो यहाँ पे हम दूसरी रो पकड़ लेंगे। सही? और इसका फर्स्ट कॉलम,
फिर वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कितना होगा 12, 25, 42। तो इसको हमने इससे कर लिया ना मल्टीप्लाई, तो इसका पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया सेकंड रो का। अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, उसके लिए रो तो यही रहेगी, कॉलम ये वाला आ जाएगा। कितना आएगा 8, 30, 48। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना होता है बताइए 34 और ये 38। ये बताओ 69, 79, 79 ना। अच्छा, और ये बताओ 86। क्लियर है? जब आपने 20-30 क्वेश्चन कर लिए ना मल्टीप्लिकेशन के, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से अगर है तो सही। फिर जब फर्स्ट रो को सब कॉलम के साथ एडजस्ट कर दिया, फिर हम सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से अगर उसमें है तो सही। फिर इसकी थर्ड रो पकड़ेंगे अगर है तो। क्लियर है? तो इसके रो को हर एक कॉलम के साथ सही है, हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर कर यहाँ पर एलिमेंट्स बना लेते हैं। ये आगे बस समझ, ये नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन देता हूँ, फिर इससे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ सही है, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है उसका ऑर्डर ये है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है उसका ऑर्डर ये है, बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में। देखो ये इक्वल होंगे तभी तो मल्टीप्लाई होगी, तो n कितना आ गया 2। अच्छा, और ये जो बाहर वाला है उससे तो ऑर्डर आएगा उसका, तो m कितना आ गया 3। ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे भी आप क्या करो, m और n की वैल्यू निकालो। देखो ऑर्डर अगर सेम होगा तभी तो मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये इसके बराबर होगा, m कितना आ गया 3, और ये इसके बराबर होगा, n आ गया 2। अब इसे वो करके देख लो, मैच करके देख लो। सही?
हाँ तो m इंटू n, तो m 3 आ रहा है ना, तो सही है। क्लियर है? तो इसमें आप करो सेकंड क्वेश्चन में 4th पार्ट करो एनसीईआरटी का।